तो इस 85 से 88% के बीच की जो जनता है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, उसको भी दो भागों में बांटा। एक सछूत और दूसरा जिसको हम जीवी समाज भी कह सकते हैं, जिसको हम श्रमण भी कह सकते हैं, जो समण संस्कृति के लोग हैं। देश के संसाधनों पे चंद लोग ही मालिक क्यों हैं, क्या इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? सब लोग एक तरफ से केवल नौकरी के चक्कर में हैं, किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे चपड़ासी लग जाए। धर्म का मतलब न्याय से जुड़ा है, तो जो व्यवस्था लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। सबसे पहले तो मैं दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांशीराम साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज आप सबसे दिल से कुछ बात करना चाहता हूं। आज पूरे देश के अंदर मैं देख रहा हूं जो हालात हैं वो कोई अच्छे हालात नहीं है। पहले गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा उतना ज्यादा महंगा नहीं था। सरकारों से छात्रवृत्ति भी मिल जाती थी। आज छात्रवृत्ति मिलना भी आसान नहीं है, छात्रवृत्ति भी कम की जा रही है और ऐसा लगता है जैसे खुद सरकारें मिलकर साजिश कर रही हों। सवाल यह है कि सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा क्यों हो गया? लगातार फीस इतनी ज्यादा महंगी क्यों हो रही है पढ़ाई की कि लोग पढ़ाई का खर्च ना उठा पाए? प्राइवेट तो छोड़िए, सरकारी कॉलेज में भी पढ़ने में लाखों रुपए खर्च करना पड़ रहा है, तो आखिर देश जा किधर रहा है? पहले ही हम लोग हजारों साल के सताए हुए लोग, धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर, यहां तक कि इंसानियत का दर्जा भी नहीं मिला। यह संवैधानिक व्यवस्था है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग। लेकिन अगर उससे हटके देखें तो हमारे धर्म के अंदर 4 वर्ण में समाज को बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों को, जिसकी संख्या देश के अंदर लगभग 88% है, 85 तो है ही, अगर उसको ईमानदारी से देखें तो इस 85 से 88% के बीच की जो जनता है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, उसको भी दो भागों में बांटा। एक सछूत और दूसरा अछूत। सछूत यानी जिसको छुआ जा सकता है, और अछूत यानी अनटचेबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता। अगर इस अंतर को खत्म कर दें तो ना तो शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था, ना ही वेदों को सुनने का अधिकार था, ना ही उसका उच्चारण का अधिकार था। और इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए कि जो देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो खेत की जमीन हो,
चाहे नदियों से उत्खनन होता हो, चाहे पहाड़ों से उत्खनन होता हो, चाहे जंगल से उत्खनन होता हो, या कहीं से भी किसी भी प्रकार के जो देश में प्राकृतिक संसाधन है जिससे अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, जिसे कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा नहीं होता, उसके चंद लोग ही उसके मालिक क्यों हैं? क्या इस पे कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए? देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोग, जिसको अगर एक शब्द में कहूं संविधान की भाषा से हटकर, तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाते हैं, जिसको हम जीवी समाज भी कह सकते हैं, जिसको हम श्रमण भी कह सकते हैं, जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं, वो लोग देश के संसाधनों के मालिक क्यों नहीं है? हजारों साल तक उनको पढ़ने लिखने से, व्यापार से, संपत्ति से, यहां तक कि मानवता के दर्जे से वंचित क्यों रखा? कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया? आज ओबीसी लोगों का इस्तेमाल ज्यादा गलत तरीके से किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति का तो किया ही जा रहा है, लेकिन ओबीसी लोगों को जरूर इस बात पे सोचना होगा कि जब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, तब तक अति पिछड़े वर्ग के लोग या पिछड़े वर्ग के लोग कॉलेज में प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाए? तब तक पिछड़े वर्ग के लोग ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं आ पाए? तब तक मेडिकल इंजीनियरिंग में पिछड़े वर्ग के लोग उस मात्रा में क्यों नहीं आ पाए? देश के संसाधनों पे चंद लोग ही मालिक क्यों हैं? क्या इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? सब लोग एक तरफ से केवल नौकरी के चक्कर में हैं, किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे चपड़ासी लग जाए। मैं पूछना चाहता हूं, टोटल जीडीपी का सरकारी नौकरी से 1% बैठता है। इस 1% से होगा क्या दोस्तों? देश के अंदर केंद्र सरकार की शायद लगभग 44 लाख वैकेंसीज हैं। राज्य सरकारों की भी जोड़ ले तो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ सरकारी नौकरियां होंगी, ज्यादा से ज्यादा। देश की जनसंख्या तो 135 से 140 करोड़ है। अगर 1 करोड़ लोगों की नौकरी लग भी जाए तो 140 करोड़ में से 1 करोड़ की लग भी जाए तो 139 करोड़ लोग कैसे रहेंगे? इसका मतलब नौकरियों से केवल काम चलने वाला नहीं है, केवल नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। देश में अर्थव्यवस्था में हम लोग कहां खड़े हैं? देश में प्राकृतिक संसाधनों में हम लोग कहां खड़े हैं? इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि धर्म का असली मकसद क्या है, धर्म का असली मायना क्या है। मैंने जहां तक पढ़ा कानून के अंदर, जब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था, तो वहां क्वेश्चन था, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ धम्मा? ब्रीफ में उसका उत्तर था, धम्मा मीन्स जस्टिस। तो अगर धर्म का मतलब न्याय से जुड़ा है, तो जो व्यवस्था लोगों को उनके अंदर ऊंच नीच पैदा करती हो, जो सामाजिक व्यवस्था किसी को जन्म से नीच और किसी को जन्म से ऊंचा बनाती हो, जो व्यवस्था समाज को विभाजन करती हो, बांटती हो, जो सामाजिक व्यवस्था संसाधनों पे कुछ ही लोगों का कब्जा बरकरार रखने की हिमायती हो, जो व्यवस्था इंसान इंसान में भेद पैदा करती हो, जो व्यवस्था शिक्षा को केवल पैसे वाले लोगों तक सीमित करती हो, जो व्यवस्था विभाजन को और विषमता को बढ़ाती हो, जो व्यवस्था न्याय को तरजीह ना देकर अन्याय को, अमानवीयता को, असमानता को, विषमता को ताकत देती हो, ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्यों माने? मैं समझता हूं भारत कमजोर क्यों हुआ। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम तो जातिवादी हो, तुम तो धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने
आज तक किसी धर्म के विरुद्ध में कुछ बोला? मैंने आज तक मानवता की और इंसानियत की बात की। और दूसरा, क्या इस बात पे देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भारत विश्वगुरु कब था? भारत सोने की चिड़िया कब था? भारत में विदेश से लोग पढ़ने कब आते थे? भारत को दुनिया में लोग किसके नाम से जानते हैं? अगर भारत को लोग बुद्ध के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश भारत में बुद्ध के धम्म से गया। वो बुद्ध का धम्म जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, मैत्री और करुणा की बात करता हो, जो जाति की बात नहीं करता, जो विषमता की, अन्याय की बात नहीं करता, जो सबको साथ लेके चलने की बात करता, सब में प्यार पैदा करने की बात करता है। जिस व्यवस्था से भारत गौरवशाली राष्ट्र बना, जिसने पूरे दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया, आखिर उस बुद्ध के धम्म से इतनी चिढ़ क्यों? जब हम दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की, उनकी आस्था की इज्जत करते हैं, तो उन्हें हमारे आस्था की इज्जत क्यों नहीं करनी चाहिए? उनको भी इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। जब पढ़ाई का खर्च महंगा होता जा रहा है, तो ये पढ़ाई का महंगा खर्च क्या केवल देश के अनुसूचित जाति के लोगों को या अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रभावित करेगा? क्या महंगी होती पढ़ाई का खर्चा केवल अति पिछड़े वर्ग को या पिछड़े वर्ग को प्रभावित करेगा? क्या जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनमें जो गरीब हैं, उनमें जो मजदूर हैं, उनमें जो छोटी नौकरी वाले, छोटी पूंजी वाले लोग हैं, पढ़ाई महंगी होगी तो क्या उनसे पढ़ाई छीनेगी नहीं? क्या वो अपने बच्चों की महंगी पढ़ाई का खर्च उठा पाएंगे? नौकरियां देश में नहीं है यार, क्यों बार बार आरक्षण आरक्षण की बात करते हो? पूरे देश में जो नफरत का माहौल, जो मनवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, वो जो नफरत करने लगे हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोगों से, केवल आरक्षण का नाम लेके करते हैं। अरे भाई, नौकरियां हैं कहां देश में? इतनी चिढ़ किस लिए यार? इतनी नफरत किस लिए? क्यों समाज को बांट रहे हो आप लोग? नौकरियां नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में भी आपको अवसर तलाशने होंगे। जो गरीब है वो गरीब है, उसकी कोई जाति नहीं है। सबके बारे में सोचना होगा। देश की सरकारें नहीं सोच रही हैं, ना केंद्र सरकार सोच रही है, ना राज्य सरकारें सोच रही हैं। आपका बच्चा किसी तरह मेहनत कर भी ले, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो दुनिया भर के इंस्टीट्यूट खुल गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां लाखों रुपए फीस है, क्या किसी भी जाति धर्म को मानने वाले आम लोग उस खर्च को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। तो ये अच्छी सरकारों का काम नहीं है कि वो कोचिंग को बढ़ावा दे। ये अच्छी सरकारों का काम नहीं है वो पढ़ाई को बहुत महंगा कर दे। अच्छी सरकारें लोगों के लिए सरकारी खर्चे पर पढ़ाई की व्यवस्था करें, लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था करें, लोगों छोटे छोटे रोजगार के अपने अवसर बनाने के लिए लोन की व्यवस्था करें, और निष्पक्ष रूप से करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, तब कोई बात बनेगी। आज तो न्यायालयों में न्याय नहीं दिख रहा। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, हाई कोर्ट जाना पड़ जाए, तो इतने लाखों रुपए की फीस चाहिए। कितने लोग हैं जो उठा पाएंगे वो खर्च? ये व्यवस्था देश को मजबूत करने वाली नहीं है। पूरी दुनिया के सामने देश कमजोर हो रहा है। लोगों के पास जमीनें नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक गज जमीन नहीं है, रहने को जमीन नहीं है, उगाने की तो बात छोड़िए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे लगता है देश में चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि देश में 95% लोग ऐसे हैं, किसी भी जाति धर्म की बात कर लो चाहे, 95% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज की महंगी हुई शिक्षा का खर्च उठाने के लिए सक्षम नहीं है। और भारत में मेजोरिटी में लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं। लोग रिजर्वेशन की बात करके हमला बोल रहे हैं, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, गालियां लिखते हैं। गाली लिखने से क्या होगा भाई? मुझे गाली लिख लो, किसी और को लिख लो, उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ नहीं होगा। तो राजनीति से समाधान भी नहीं निकल रहा है। उसका कारण है लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति कब्जाने के लिए। जो हमारे महापुरुषों की मेहनत थी, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत हो, चाहे ज्योतिबा फूले जी की मेहनत हो, चाहे साहू जी महाराज की मेहनत हो, चाहे मानवर कांसीराम साहब की मेहनत हो, या और तमाम जो कर्पूरी ठाकुर हुए, रामस्वरूप वर्मा हुए, ललित सिंह यादव हुए,
जगदेव बाबू कुशवाहा हुए, कितने लोग देश में ऐसे जिन्होंने कुर्बानी दी है, अपनी जिंदगी लगाई है हमारे लिए। क्या उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए। पता है, कुपोषण से डेथ हुई। माता रमाबाई के फोटो देखिए आप पुरानी, अनीमिया की शिकार थी, क्योंकि भरपेट खाना नहीं मिलता था, खून की मात्रा कम थी, पूरी जिंदगी खपा दी। बाबा साहब ने पत्नी और 4 बच्चे गंवा दिए। किस लिए गंवाए थे? क्या इसलिए गंवाए थे हम लोग राजनीति में जाएं और वहां जाके बंधुआ मजदूर बन के बैठ जाएं? हम लोग नौकरी में जाएं, ब्यूरोक्रेट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने और अपने परिवार तक सीमित हो जाएं? ये रिजर्वेशन का मतलब क्या? ये रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। क्या सही मायने में हम अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपने समाज का मतलब वंचित लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, जिनके बारे में सरकारें नहीं सोचती, जिनके बारे में देश के बड़े नेता नहीं सोचते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या कोई उनके बारे में बात करेगा या नहीं करेगा? देश तरक्की कब करेगा? 5-7%, 2%, 3% लोग अगर तरक्की कर जाएं, 10-20% लोग देश के सारे धन पे मालिक बन के कब्जा करके बैठ जाएं, क्या इससे देश तरक्की करेगा? जब तक देश में रहने वाले सभी लोग समान रूप से आगे ना बढ़े, सबके समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर ना बने, सबको सस्ते में न्याय उपलब्ध ना हो, सबको सस्ते में शिक्षा उपलब्ध ना हो, सबको सस्ते में इलाज उपलब्ध ना हो, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता यार। एक स्वस्थ दिमाग हो तो स्वस्थ शरीर हो, तब व्यक्ति बाहर की दुनिया के बारे में सोच सकता है, तब व्यक्ति विकास के बारे में सोच सकता है। लेकिन यहां तो सब व्यक्ति अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। बस नेता बन जाए, कोई कुर्सी पा जाए तो पूरी जिंदगी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लग जाता है, मंत्री बन जाए तो अपनी जिंदगी भर कुर्सी बचाने में लग जाता है, जज बन गया तो रिटायरमेंट के बाद एक और कुर्सी चाहिए, उसमें लग जाता है। इस चक्कर में चाहे न्याय मिले लोगों को या ना मिले। किस दिशा में भारत जा रहा है भाई? भारत से बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। अगर और कोई दूसरी सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी भारत से पैदा होती तो क्या पूरी दुनिया उसको स्वीकार ना करती? केवल बुद्ध के धर्म को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता है, उसमें मैत्री है, उसमें न्याय है, उसमें सबके लिए समान अवसर, सबको साथ लेकर चलने की भावना है। सबको साथ लेकर चलो यार। जाति और धर्म के नाम पे बांट दोगे अगर, पूरा देश बट जाएगा। लेकिन हमारे देश की तो स्थिति अलग है। बिल्कुल हमारे देश की संरचना को अगर ध्यान से देखें तो ऐसे है जैसे कोई अगर एक शरीर है, एक शरीर का एक हाथ, एक बाजू, वो इतना मजबूत हो जाए बिल्कुल लोहा लाट, और बाकी का पूरा शरीर वो पैरालाइज हो जाए। हमारे भारत की स्थिति बिल्कुल ऐसे शरीर की जैसी है, जिसका कुछ चंद हिस्सा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन बाकी का पूरा शरीर एकदम पैरालाइज्ड है। तो फिर भारत मजबूत कैसे बने? भारत एक शरीर के रूप में देख तो मजबूत कैसे बने? 5% लोग, 2%, 3% लोग मजबूत हो रहे हैं, 95% लोग बेहद कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे तो देश मजबूत नहीं होगा ना। देश में संसाधनों का विकेंद्रीकरण समान रूप से होना चाहिए। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो केवल मौलिक अधिकार नहीं दिए, बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी दी, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए निर्देश थे कि वो देश के सारे संसाधनों का देश में, समाज में समान वितरण करें, सबको काम के बदले में उचित पैसा मिले, वर्किंग आवर्स निर्धारित होने चाहिए, सबको इलाज की व्यवस्था सरकार करे, देश से कुपोषण पूरी तरह से खत्म हो, सबको सस्ता व सुगम न्याय मिले। ऐसा क्या हो रहा है? आप जरा जाति के बंधन से बाहर निकल के सोचिए। जो लोग धार्मिक जुलूसों में नंगी तलवारें लहराते हैं वो कौन हैं? जो लोग दंगों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो लोग कौन हैं? जो लोग दंगों में मारे जाते हैं वो लोग कौन हैं? क्या इस पे सोचना नहीं चाहिए? मरने वाला भी गरीब, दंगे करने वाला भी गरीब, दंगे में मारने वाला भी गरीब, दंगे में जेल जाने वाला भी गरीब, दंगे में बर्बाद होने वाला भी गरीब। लेकिन जो दंगे करवाने के लिए दिमाग इस्तेमाल करता है, जो अपना थोड़ा बहुत पैसा इस्तेमाल करता है, जो समाज को बांटता है, जो देश को कमजोर करता है, वही देश के ऊपर काबिज है। मेजोरिटी क्यों कमजोर है? मुट्ठी भर लोग क्यों मजबूत हैं? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए?
देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों से सरकारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बढ़ती फीस पर नियंत्रण लगाने के ऑर्डर्स क्यों नहीं आते? पिटीशंस तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। और मैं भी देख रहा था, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर उनको इतने कम नंबर मिल रहे हैं कि वो लोग मुख्य धारा से आउट हो रहे हैं। इस पे भी सुधार की जरूरत है। इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा। कोर्ट में लड़ना पड़ेगा तो कोर्ट में लड़ेंगे, रोड पे लड़ना पड़ेगा तो रोड में लड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं इनको कुर्सी प्यारी है। मैं बता देना चाहता हूं, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है यार। एक रोटी खाते हैं, दो रोटी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब बियर बिस्की पान तंबाकू गुटखा कोई चीज टच नहीं करते। कोई लालच नहीं है अपने को। अपने को भारत से प्यार है, अपने को अपने देश से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है। गरीब लोगों को न्याय मिले, मजदूरों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, देश में महिलाओं के ऊपर होने वाला उत्पीड़न बंद हो, मजदूरों को उनके काम के उन्हें पूरा पैसा मिले। ये अगर नहीं हो रहा है तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा यार? किसी को तो लड़नी पड़ेगी ना। अगर मैं उसे लड़ने के बारे में सोचूं इसमें बुराई क्या है? क्या जरूरी है राजनीतिक पार्टी के माध्यम से लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्या जरूरी है केवल कुर्सी पे बैठ के लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्या राजनीति से हटके, कुर्सी से हटके लड़ाई नहीं लड़ सकते हम? मैंने तो दोस्तों संकल्प किया है, जब तक देश के हर गरीब को, हर मजदूर को, देश की हर महिला को, हर उपेक्षित व्यक्ति को न्याय न मिल जाए, जब तक देश में सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर ना बन जाए, जब तक देश में सबको सरकारी खर्चे पर शिक्षा और सरकारी खर्चे पर इलाज ना मिल जाए, जब तक सबको न्यायालयों से सस्ते में न्याय उपलब्ध ना हो जाए, जब तक देश के संसाधन के अंदर सबको बराबर हिस्सेदारी भागीदारी ना मिल जाए, तब तक इस लड़ाई को न्यायालय के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी और रोड पर भी हम बहुत मजबूती के साथ लड़ने के लिए मन बना चुके हैं। हमारी इच्छा है, मेरी, मेरे साथियों की, मिशन जय भीम के साथियों की, समता सैनिक दल के साथियों की, दिव्योदय सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथियों की, और तमाम ऐसे लोग जो न्याय पसंद हैं, जो मानवता पसंद हैं, जो इंसानियत में भरोसा करते हैं, जो सबका सम्मान चाहते हैं, ऐसे सब लोगों से आज मैं आह्वान करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, जहां सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हों, सबके लिए सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, सबके लिए सम्मान का जीवन हो, सबको अपनी बात को कानून के दायरे में रखने की आजादी हो, किसी को कोई भय ना हो, लोग अपनी बात स्वच्छंदता से रख सकें, अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लोग चाहते हैं सपना पूरा हो, तो इस लड़ाई में साथ दीजिए। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, मेरे फेसबुक पर आप लोग अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर डालिए। मैं आपके मोबाइल पर आपसे बात करूंगा। हम लोग जूम पे मीटिंग करेंगे, पूरे देश के जरूरतमंद लोगों को एकजुट करेंगे, मजदूरों को एकजुट करेंगे, किसानों को एकजुट करेंगे। अन्याय पूरी तरीके से देश में खत्म हो, सबको न्याय मिले, सबके लिए न्याय सुनिश्चित हो, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर बने, भारत फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बने जो सम्राट अशोक के टाइम पर था। तब भारत म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक, पूरा भारत, यहां तक कि ईरान तक बौद्धमय था। आप कभी सोचो ना, जहां भी खुदाई होती बुद्ध क्यों निकलते हैं? और बुद्ध ने भारत को गौरवान्वित किया पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया ने बुद्ध धम्म को स्वीकारा। बुद्ध धम्म है, धर्म में और धम्म में अंतर है। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, धम्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो मैं ये कहता हूं किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन विषमता दूर कीजिए, मानवता को मानिए, सबको साथ लेके चलिए, सबकी भावनाओं की कदर कीजिए, सबकी आस्था की इज्जत कीजिए, सब लोग साथ लेके चले। आजकल 22 प्रतिज्ञाओं का एक चलन सा बन गया है, लेकिन मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, नफरत से नहीं प्यार से जीतिए। 22 प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहेब ने दी हैं, लेकिन वो दी क्यों हैं? जब कोई व्यक्ति हिंदू से बौद्ध बनता है तो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराता है, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी बौद्ध बने तो जो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर की 7 प्रतिज्ञाएं उनको नहीं पढ़ेगा फिर।
लेकिन मैं देश के सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, इन 22 प्रतिज्ञाओं को पूरा पढ़िए। इन 22 प्रतिज्ञाओं में शुरू से लास्ट तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि मैं मानवता को मानूंगा, मैं समता को मानूंगा, मैं सबके बीच प्यार फैलाऊंगा, मैं नफरत को खत्म करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं सब में प्यार का वातावरण पैदा करूंगा, मैं मानवता को मानूंगा, मैं किसी भी प्रकार के पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानूंगा। अच्छी बातें मान लो, आपको उसमें कोई लगे कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही उसको मत मानो, पर जो अच्छी चीज है उसको स्वीकार कर लो। तो जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जो भारत को आगे ले जाने वाली हो, जो सबको साथ लेकर चलने वाली हो, ऐसी बातों को मान लो। आप किसी भी धर्म को मानते हो, सबकी आस्था की इज्जत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलो। सब लोग भारतवासी बनो, भारत से प्यार करो, भारत को एकजुट करो, भारत को मजबूत करो। भारत मजबूत करेगा तो भारत में रहने वाले सब लोग मजबूत होंगे। लेकिन भारत में चंद लोग मजबूत होते चले जाएं, बाकी सब कमजोर होते चले जाए, तो भारत पीछे रह जाएगा। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सब लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया अच्छे मार्ग पे चलो, बुराइयों से दूर रहो, जातियों को खत्म करो यार। जाति ही सारी बीमारी का कारण है। जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जाति की वजह से उत्पीड़न बना रहेगा। जातियों की जरूरत नहीं है, इंसानियत की जरूरत है, मानवता की जरूरत है। आप मेरी बात को यकीन करो भाई, नहीं तो मुझे एक एग्जाम्पल बता दो। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ हो, उसको डॉक्टर कहे बड़ा ऑपरेशन होना है, और उसे कहे 20 यूनिट या 10 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। जिसका ऑपरेशन होना है उसको ब्लड का इंतजाम करना है। कोई एक व्यक्ति पूरे दुनिया में मुझे बता दो जिसने ये कहा हो कि मुझे केवल क्रिश्चियन का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल मुस्लिम का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल क्षत्रिय का ब्लड चाहिए। जब जान बचानी है तो पता है जानवर का खून काम नहीं आएगा, इंसान का खून काम आएगा। तब तो कहते किसी से भी ब्लड डोनेट करा दो। तो फिर ये जाति कहां से आ गई? इंसानों में जाति चला के इंसानों ने बनाई है, और जाति ने भारत को कमजोर किया है। इसलिए अब जातियों को छोड़ने का समय आ गया। जातियों को छोड़ो, समाज को जोड़ो, भारत को मजबूत करो, ज्ञान के रास्ते पर चलो, अज्ञानता से दूर हो जाओ, अंधकार को छोड़कर प्रकाश को ग्रहण करो, बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण करो, अन्याय को छोड़कर न्याय को ग्रहण करो, विषमता को छोड़कर समता को ग्रहण करो। आपस में भाईचारे की जरूरत है। बस अंत में आपसे फिर से निवेदन करता हूं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो लोग अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो लोग न्याय पसंद हैं, जो लोग इंसानियत पसंद हैं, मैं उन सब से आह्वान करता हूं, आप सब लोग मेरे फेसबुक पर अपना मोबाइल नंबर भेजिए, अपना नाम और एड्रेस भेजिए। मैं आप सब से संपर्क करूंगा, और भारत में न्याय की इस लड़ाई को हम लोग मिल के लड़ेंगे। क्योंकि मैंने देख लिया राजनीति से समाधान होता नहीं दिख रहा। समाज की लड़ाई को सामाजिक तरीके से सांस्कृतिक बदलाव करके हम लड़ेंगे, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।